नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल एनहेंसमेंट कोर्स बेसिक अकाउंटिंग के एमसीक्यूज के थर्ड पार्ट को। ये अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में हम ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट और एडजस्टमेंट एंट्रीज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले इसके दो पार्ट और आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने अकाउंटिंग के ओरिजिन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में देखा है। इसका लिंक ऊपर दाहिने कोने में है, यदि आपने नहीं देखा है तो इस पार्ट को भी देख लें। और सेकंड पार्ट में हमने डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल और लेजर से संबंधित प्रश्नों को देखा है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तलपट प्रकट करता है ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज, छूट जाने वाली अशुद्धियाँ, एरर ऑफ ओमिशन, प्रविष्टि संबंधी अशुद्धियाँ, एरर ऑफ एंट्रीज, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या बाकी शेषों की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ बैलेंसेज। तो देखो, यदि बैलेंसेज में कोई एरर है तो वो तो तलपट से आपको पता चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाते हैं। ठीक है, इनमें एरर ऑफ ओमिशन है, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने से ही छूट गया तो वो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगा। प्रिंसिपल्स का कोई एरर है, जैसे किसी आयगत व्यय को हमने पूंजीगत व्यय में डाल दिया या पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में डाल दिया, तो इसका भी पता ट्रायल बैलेंस से नहीं चलेगा क्योंकि सही साइड में एंट्री हुई है, केवल खाते गलत हो गए हैं। प्रविष्टि संबंधी कोई अशुद्धि है तो वो भी ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाता है। लेकिन यदि बाकी में कोई गड़बड़ी है, बैलेंसेज में कोई गलती हो गई है जोड़ घटाने में, तो वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता चल जाता है। अगला प्रश्न है, खाता बही से लिए गए सभी खातों के शेषों के विवरण को कहते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेज ऑफ ऑल अकाउंट टेकन फ्रॉम द लेजर इज कॉल्ड तलपट, ट्रायल बैलेंस, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, खातों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यही सही होगा, तलपट या ट्रायल बैलेंस। लेजर अकाउंट के जितने भी खाते होते हैं उन सभी के बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में एक जगह पे इकट्ठा दिखाया जाता है। इन खातों में कौन सा क्रेडिट शेष दिखाता है? विच ऑफ दीज अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस? पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट, प्राप्त किराया खाता, रेंट रिसिप्ड अकाउंट या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट बैलेंस दिखाता है और रेंट रिसिप्ट भी एक क्रेडिट बैलेंस दिखाता है। अगला प्रश्न है, यदि तलपट का मिलान नहीं होता है तब लेखपाल खोलता है। इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री देन अकाउंटेंट ओपन्स आहरण खाता, ड्राइंग अकाउंट, भूल चूक उचंत खाता, सस्पेंस अकाउंट, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट या नाम मात्र का खाता, नॉमिनल अकाउंट। तो जब कभी भी यदि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता हो और फाइनल अकाउंट बनाने की जल्दीबाजी हो, बहुत इंतज़ार नहीं किया जा सकता हो, तो जो भी डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट में, उसके आधार पे सस्पेंस अकाउंट खोलकर उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया जाता है और ट्रायल बैलेंस को मैच करके फाइनल अकाउंट बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अशुद्धियाँ तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज नॉट डिस्क्लोज बाय द ट्रायल बैलेंस? क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, कंपनसेटिंग एरर, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, भूल संबंधी अशुद्धियाँ, एरर ऑफ ओमिशन या ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, ये तीनों ही अशुद्धियाँ जो हैं ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चल पाती हैं। अगला प्रश्न है, तलपट है ट्रायल बैलेंसेज पंजी यानी जर्नल, अभिहित खाते यानी नॉमिनल अकाउंट, शेषों की सूची, लिस्ट ऑफ बैलेंसेज या व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट। तो देखो, ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट तो होता ही नहीं है, ये एक स्टेटमेंट होता है और जर्नल भी नहीं होता है क्योंकि इसमें आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये होता है शेषों की सूची यानी लिस्ट ऑफ बैलेंसेज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, तलपट प्रमाण है और ट्रायल बैलेंस इज प्रूफ ऑफ। खातों की अंक गणितीय शुद्धता का, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, सही बात है। लेखपाल की ईमानदारी का, ऑनेस्टी ऑफ अकाउंटेंट, ये बात नहीं कह सकते। पुस्तकों की शुद्धता का, एक्यूरेसी ऑफ बुक, ये भी बात नहीं कह सकते। बहुत सारे ऐसे एरर हैं जो ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलते हैं। या पुस्तपालक की ईमानदारी का, ऑनेस्टी ऑफ बुक कीपर, ये तीनों ही चीज़ें हम नहीं कह सकते। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि तलपट यदि मिल जाता है तो ये माना जाता है कि हिसाब किताब में अर्थमेटिकल एक्यूरेसी तो है कम से कम। अगला प्रश्न है, परीक्षा सूची में बेचे गए माल की लागत के साथ इसे नहीं दर्शाया जाएगा। व्हाट विल नॉट बी शोन ट्रायल बैलेंस विद द कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्रारंभिक स्कंध, ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्कंध, क्लोजिंग स्टॉक, नकद क्रय, कैश परचेज या उधार क्रय, क्रेडिट परचेज। तो देखो, जब ट्रायल बैलेंस में कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाया जाता है, ठीक है ना, यहाँ बेचे गए माल की लागत कह रहा है ना, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ऐसे केस में क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस में कभी नहीं आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे ऑलरेडी हमने एडजस्ट कर दिया है, इसलिए यदि कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम दिखा रहे हैं तो क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय से 5,000 रुपये नकद प्राप्त हुए, इसे रोकड़ बही में सही लिखा गया लेकिन विजय के खाते में नहीं लिखा गया। इस त्रुटि से परीक्षा सूची या तलपट का योग, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर विजय इज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द मिस्टर विजय अकाउंट। द इफेक्ट ऑफ सच एरर इन टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी। डेबिट पक्ष 5,000 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 5,000 ऑफ डेबिट साइड। क्रेडिट पक्ष 5,000 से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई 5,000 ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट पक्ष 10,000 रुपये से बढ़ जाएगा, इंक्रीज बाई द 10,000 ऑफ क्रेडिट साइड, या अपरिवर्तित रहेगा, नॉट बी अफेक्टेड। तो यहाँ पे देखो, हमें कैश मिला है, ठीक है, विजय से कैश अकाउंट डेबिट हुआ और विजय अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट तो हमने कर दिया लेकिन विजय के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या होगा, डेबिट साइड में 5,000 रुपये ज़्यादा लिख दिया गया है तो डेबिट का बैलेंस 5,000 रुपये से बढ़ा हुआ आएगा। जब भी ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो डेबिट का बैलेंस 5,000 रुपये बढ़ा हुआ आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इंक्रीज बाई 5,000 ऑफ डेबिट बैलेंस। अगला प्रश्न है, किस खाते का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। द बैलेंस ऑफ विच अकाउंट में भी डेबिट और क्रेडिट। स्टॉक, बिल्डिंग, फ्रेट या डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डिस्काउंट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड भी किया जाता है और डिस्काउंट रिसिव्ड भी होता है, ठीक है ना। तो यदि हमने अलाउ क्या ज़्यादा किया है और रिसीव कम किया है तो ऐसे केस में इसका डेबिट बैलेंस आएगा, और यदि हमने रिसीव ज़्यादा किया है और डिस्काउंट दिया कम है तो इसका क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो डिस्काउंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। अब आपका फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस आइए देखते हैं। अंतिम स्कंध का मूल्यांकन किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड, लागत मूल्य पर, लागत एवं बाजार मूल्य में जो भी कम हो उसके ऊपर, बाजार मूल्य पर, या लागत मूल्य एवं बाजार मूल्य में जो भी अधिक हो उस पर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं। लागत और बाजार मूल्य में जो भी कम होता है उसके ऊपर स्टॉक को वैल्यूड किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थिति विवरण या चिट्ठा दर्शाता है। बैलेंस शीट शोज आर्थिक अवधि का सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट दिखाएगा। आर्थिक अवधि का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, ये पीएल अकाउंट दिखाएगा। विशेष तिथि पर आर्थिक स्थिति,
फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट, हाँ ये दिखाता है बैलेंस शीट। समस्त वास्तविक व्यक्तिगत एवं नाममात्र खाते, ऑल रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि बैलेंस शीट हमेशा जो है फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है किसी पर्टिकुलर डेट पर। अगला प्रश्न है, लाभ हानि खाता दर्शाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, या नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि पीएल अकाउंट में क्या तो नेट प्रॉफिट हमें दिखाई देगा या नेट लॉस दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, ख्याति है, गुडविल इज अस्थायी संपत्ति, फ्लोटिंग एसेट, नासवान संपत्ति, वेस्टिंग एसेट, बनावटी संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट, या फिर अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? ऐसी संपत्तियाँ जो दिखाई नहीं देती हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए एसेट के रूप में है। ऐसी संपत्ति को हम इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो ख्याति भी इसी कैटेगरी में आता है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी संपत्ति अस्थायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट आर फिक्स्ड? गाड़ी यानी कार्ड, रोकड़ यानी कैश, स्टॉक, या देनदार यानी कि डेटर्स। तो देखो यहाँ पे गाड़ी यानी कार्ड जो है आपका अस्थायी संपत्ति के अंतर्गत आएगा, फिक्स्ड एसेट में आएगा। बाकी कैश, डेटर्स और स्टॉक ये तीनों जो है करेंट एसेट में आते हैं, चालू संपत्ति में आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत खातों के आधिक्य यानी शेष का उल्लेख होगा। बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट विल बी सोन। व्यापार खाते में, इन ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार एवं लाभ हानि खाते में, इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, या चिट्ठे में, इन बैलेंस शीट। तो देखो जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं इन्हें बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो ऐसे केस में जितने भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। पीएल अकाउंट में आपका नॉमिनल अकाउंट आता है। ठीक है, बैलेंस शीट में आपका पर्सनल अकाउंट कुछ कुछ आते हैं और बाकी जितने भी रियल अकाउंट होते हैं वो सारे के सारे आपके बैलेंस शीट में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूंजी में से क्या घटाया जाएगा? विच ऑफ फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल? सकल लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट, शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, सकल हानि, ग्रॉस लॉस, या शुद्ध हानि, नेट लॉस। तो देखो कैपिटल में यदि कोई प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है तो उसे जोड़ा जाता है, और यदि नेट लॉस होता है तो उसे घटाया जाता है बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नेट लॉस को कैपिटल में से घटाया जाएगा। अगला प्रश्न है, रहतिया है, स्टॉक इज अस्थायी संपत्ति के वर्ग में सम्मिलित, इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट, चालू संपत्तियों का भाग, पार्ट ऑफ द करेंट एसेट, अमूर्त संपत्ति, एन इंटेंजिबल एसेट, या बनावटी संपत्ति, फिक्टिशियस एसेट। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक को जो है ना करेंट एसेट का पार्ट माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूंजी पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज व्यवसाय की आय, गेन फॉर द बिजनेस व्यवसाय की हानि, लॉस फॉर द बिजनेस व्यवसाय का व्यय, एक्सपेंसेज फॉर द बिजनेस, या ऑल ऑफ दीज। तो देखो पूंजी पर ब्याज की बात हो रही है ना, पूंजी कौन लगाता है? ओनर लगाता है। और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि ओनर का अस्तित्व जो है ना उसके बिजनेस से अलग होता है। तो एक तरीके से ओनर जो है बिजनेस को धन उधार देता है कैपिटल के रूप में, और इसके ऊपर जब ब्याज दे रहा है बिजनेस तो ये व्यवसाय के लिए क्या होगा? एक खर्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक्सपेंसेज फॉर द बिजनेस। ठीक है, अगला प्रश्न है, आहरण पर ब्याज होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज व्यवसाय की आय, व्यवसाय के व्यय,
व्यवसाय की हानि या इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग्स के केस में ठीक उल्टी बात होगी। ओनर जो है बिजनेस से कुछ पैसा अपने खुद के यूज के लिए निकाला। अब बिजनेस कह रहा है कि भाई आपने हमसे पैसे लिए हैं तो इसके ऊपर ब्याज दीजिए। तो ड्राइंग्स पे ब्याज जो है ओनर बिजनेस को देता है, तो ये बिजनेस के लिए क्या होगी, इनकम होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, व्यवसाय की आय, गेन फॉर द बिजनेस। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष खर्चे लिखे जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड इन व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चिट्ठा, बैलेंस शीट या इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो देखो, जब ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट बनाते हैं तो जितना भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस होता है वो व्यापार खाते में लिखा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब ये है जो सीधा सीधा विक्रय से जुड़ा हुआ हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब है जो व्यवसाय के ऑपरेशन से रिलेटेड हो, व्यवसाय को चलाने से संबंधित हो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित सूचनाओं से बेचे गए माल की लागत ज्ञात कीजिए। एज सर्टेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, ओपनिंग स्टॉक 3700, परचेज 20,800, क्लोजिंग स्टॉक 2500। तो देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है ओपन स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपन स्टॉक दिया है 3700, परचेज दिया है 20,800 रुपये और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2500 रुपये। तो ये हो जाएगा 24,500 और इसमें से 2,500 माइनस हो जाएगा, यानी कि 22,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अप्राप्त ऋण समायोजन में दिया गया हो तो उसे लिखा जाएगा। इफ़ बैड डेब्ट्स आर रिटेन इन एडजस्टमेंट इट विल बी सोन इन व्यापारिक खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाते हम आर्थिक चिट्ठे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट या केवल आर्थिक चिट्ठे में। तो देखो, आपको नियम मालूम है कि एडजस्टमेंट में जो भी आइटम दिए जाते हैं उसका इफेक्ट हमें दो जगह पे देना होता है, और जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में दी जाती हैं उससे केवल एक जगह पे ही लिखा जाता है। तो यदि थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो बाकी तीनों में तो एक ही आइटम एक ही जगह पे एंट्री करने को कहा है, यहाँ पे दो जगह एंट्री करने को कहा है। तो इस आधार पे भी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसे हम समझ भी लेते हैं। बैड डेब्ट्स जो है ये व्यवसाय के लिए एक हानि होती है। ठीक है। तो बैड डेब्ट्स यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो ऐसे केस में आप इसे पीएल अकाउंट में लिखेंगे और साथ ही साथ डेटर्स में से आपको घटाना पड़ेगा इन्हें बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तलपट में लिखा हुआ पूर्वदत्त व्यय का लेखा किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस विल फिगर इन व्यापार खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्यापार खाते एवं लाभ हानि खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या चिट्ठे में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चिट्ठे में, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेज ये एक हुआ आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट जाता है बैलेंस शीट में। एक नज़रिया तो ये हो गया। दूसरा बात है, प्रीपेड एक्सपेंसेज एक तरीके से हमें जो खर्चे बाद में करने थे उससे हमने एडवांस में कर दिए, तो बाद में वो हमारे लिए यूज आएगा कि नहीं, बाद में वो हमारे लिए एक एसेट के रूप में काम आएगा ना, इसलिए भी इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न है, परीक्षा सूची में उल्लेखित अदत्त व्यय को दर्शाया जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इन द ट्रायल बैलेंस विल बी सोन इन चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट या व्यापार खाता तथा लाभ हानि खाता के डेबिट पक्ष में, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट। तो देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की बात कह रहा है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का मतलब ये है कि कोई खर्चा जिसका पेमेंट हमें देना था वो खर्चा हमने अभी किया नहीं,
ये हमारे लिए बकाया है, हमें करना अभी बाकी है। तो ये हमारे लिए क्या बनेगा, लाइबिलिटी बनेगा। और लाइबिलिटीज को हम कहाँ पे लिखते हैं, चिट्ठे पक्ष के दायित्व पक्ष में लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नई मशीनरी की मजदूरी दर्शाई जाएगी। वेजेज ऑफ न्यू मशीनरी विल बी शोन इन, मजदूरी खाता में, वेजेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में, कैश अकाउंट में या एक्सपेंसेज अकाउंट में। तो यहाँ पे मशीनरी खाता में ये डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहरण पर ब्याज क्या होता है, व्यवसाय का व्यय, व्यवसाय की आय, मालिक की आय या मालिक का व्यय। तो अभी ये क्वेश्चन हमने किया था, व्यवसाय की आय मानी जाएगी। ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो व्यवसाय के लिए आय होती है। अगला प्रश्न है, अदत्त व्यय है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज, एक व्यय एन एक्सपेंसेज, एक दायित्व ए लाइबिलिटी, एक आय एन इनकम या एक संपत्ति एन एसेट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हमारे लिए एक लाइबिलिटी होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, क्योंकि जो खर्चा हमें करना था अभी हमने नहीं किया, यानी वो हमारे जिम्मे है, हमारे सर पे उसका भार है कि वो खर्चा हमें करना है। तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक चिट्ठा प्रदर्शित करता है, बैलेंस शीट रिप्रेजेंट व्यापार के नकद लेन देन, व्यापार की वित्तीय स्थिति, व्यापार की आय की गणना या व्यापार के लाभ कमाने की क्षमता। तो आप लोग इंटर ही लेवल से पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समायोजना को यानी एडजस्टमेंट को अंतिम खातों में कितनी बार दिखाया जाता है। एडजस्टमेंट को, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है तो इसका हमेशा 2 इफेक्ट हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन है यदि ट्रायल बैलेंस में है तो उसका 1 इफेक्ट होगा, और यदि वो एडजस्टमेंट में है तो उसका 2 इफेक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। इसके बाद देखो, अंतिम खातों में अदत्त व्यय यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज की बात हो रही है, कि समायोजन का लेखा किया जाता है 1 स्थान पर, 2 स्थान पर, 3 स्थान पर या 4 स्थान पे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो चाहे कोई भी चीज़ हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, यदि वो एडजस्टमेंट में दिया है तो उसका 2 स्थान पर लेखा किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋण एवं पूंजी पर ब्याज एक प्रकार से है, बिक्री एवं वितरण व्यय का, वित्तीय व्यय का, प्रबंध व्यय का या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ऋण पर ब्याज दिया जाए या पूंजी पर ब्याज दिया जाए, ये ब्याज हमने पेमेंट क्यों किया, ताकि हमारे पास फंड क्रिएट हो सके, पैसा जुटाने के लिए हमने ये ब्याज दिया है। और पैसा जुटाने का काम जो है फाइनेंस के कैटेगरी में आता है। तो ब्याज जो भुगतान किया जा रहा है इस पैसे को जुटाने के लिए, वो फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंसेज होगा। ठीक है, बिक्री और वितरण व्यय में वो खर्चे आते हैं जो वस्तु को बेचने के दौरान किए जाते हैं। प्रबंध व्यय का मतलब है कि आप जो मैनेजमेंट करते हैं, संस्था को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो कर्मचारी आपने रखे हैं, मैनेजर्स रखे हैं, उनके ऊपर किया जाने वाला व्यय जो है मैनेजमेंट एक्सपेंसेज कहा जाता है। लेकिन फंड को जुटाने वाला जो खर्चा होता है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेज में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, तलपट में दिए गए अंतिम स्कंध को प्रदर्शित करते हैं। यदि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इसे आप कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, कहाँ दिखाएंगे, व्यापार खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, दोनों खाते में या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, यदि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो इसे हमेशा बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, केवल एक ही जगह पर इसकी एंट्री होती है, एक ही इफेक्ट होता है। हाँ, यदि ये क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया हो तो उसका 2 इफेक्ट होगा, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में इसे दिखाना पड़ेगा और साथ में बैलेंस शीट में तो दिखाना ही दिखाना है। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा बैलेंस शीट में। अगला प्रश्न है, वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य प्राप्त करना है, लाभ, संपत्तियों का मूल्य, दायित्वों का मूल्य, लाभ या हानि एवं वित्तीय स्थिति। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है
उसमें पीएल अकाउंट भी आता है और बैलेंस शीट भी आता है। पीएल अकाउंट हमें बताता है प्रॉफिट या लॉस, और बैलेंस शीट हमें बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विवरण बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड कैलेंडर ईयर के अंत में, फाइनेंशियल ईयर के अंत में, लेखांकन वर्ष के अंत में, या प्रत्येक दीपावली को। तो वित्तीय विवरण जो है लेखांकन वर्ष के अंत में बनाया जाता है। अब लेखांकन वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर जो है अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपना सकते हैं। जैसे भारत में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो दीपावली को ही अकाउंटिंग ईयर मानते हैं, दीपावली से शुरू और दीपावली को समाप्त। बहुत सारे लोग कैलेंडर ईयर को यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि को अपना अकाउंटिंग ईयर बना लेते हैं। ठीक है, और वित्तीय वर्ष का मतलब हुआ वो वर्ष जो 1 अप्रैल से चालू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। तो बहुत सारे लोग वित्तीय वर्ष को ही अकाउंटिंग वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये अकाउंटिंग ईयर जो है उसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। ये अकाउंटिंग ईयर कोई व्यक्ति दिवाली से दिवाली मान लेगा, कोई व्यक्ति फाइनेंशियल ईयर को मान लेगा यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च को, और कोई व्यक्ति कैलेंडर ईयर मान लेगा 1 जनवरी से 31 दिसंबर को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्तियों एवं दायित्वों का विवरण है, आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, व्यापार खाता ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस, और लाभ हानि खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो संपत्ति और दायित्व कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में यानी आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल तथा प्राप्त किया जाता है, ये लाभ कर लो, यहाँ पे ये गलत छप गया है, सकल लाभ प्राप्त किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है? लाभ हानि खाते में, आर्थिक चिट्ठे से, व्यापार खाते में, या वित्तीय स्थिति। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और नेट प्रॉफिट हमें मिलता है पीएल अकाउंट में। बैलेंस शीट में लाभ नहीं मिलता है, वो सीधे कैपिटल में जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे संपत्ति और दायित्व मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग अकाउंट से प्राप्त किया जा सकता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तलपट में प्रदर्शित ह्रास होना चाहिए आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे में संबंधित संपत्ति में से घटाना चाहिए, या ए और बी दोनों। तो देखो, जब ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दे दिया गया तो इसका केवल एक जगह पे इफेक्ट देना है हमें, और वो इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में जो संपत्ति है उसमें से उस संपत्ति के डेप्रिसिएशन को माइनस किया जाएगा और दिखाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।